ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है हमें और कौन कौन से पोर्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज पहले चलेंगे। एक एक मिनट, इम्पोर्टेंट कोई बच्चा है, आज पहली क्लास है, बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने हैं। तुममें से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कभी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा? हैंड रेज करिए। थोड़ा मोड़ा कुछ भी आइडिया है जिनको? थोड़ा बहुत पढ़ ली थी बस। अच्छा, थोड़ा बहुत है। कौन है आपके सबसे फेवरेट रूलर मिडिवल हिस्ट्री में? कोई ऐसा रूलर जो आपको बहुत पसंद हो? क्यों काजल, कोई रूलर है जो बहुत पसंद हो? सारे पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर तो। क्यों उदित, पढ़ा है कभी मेडिवल हिस्ट्री? ना सर, अभी उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी पर रखी उसमें जो आया है वो पढ़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मूवीज वगैरह में भी आप देखते रहते होगे, मेडिवल पीरियड पर बहुत सारी मूवीज बनी है। हाँ, उससे भी थोड़ा मोड़ा जानकारी मिलती रहती होगी आप लोगों को इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कंप्लीट सिलेबस है आपका जो हमने डिजाइन किया है बहुत अच्छे से डिटेल में अध्ययन करने के लिए। और क्लास के बाद ये आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा, भक्ति मोमेंट्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले इसके पहला वाला पार्ट जो जहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। सोसाइटी इन अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, मतलब प्रारंभिक मध्यकाल में समाज कि जब मेडिवल हिस्ट्री जहां से आपकी स्टार्ट होती है तो उस समय की तात्कालिक स्थिति क्या थी। मतलब जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, है ना। महिलाओं का स्तर क्या था पूर्व मध्यकाल में? क्या महिलाएं शिक्षित थीं? क्या पर्दा प्रथा थी कि नहीं थी? सती प्रथा थी कि नहीं थी? महिलाओं की स्थिति, इसका मतलब क्या हो गया? महिलाओं की स्थिति। किसी समाज के स्तर को जानना हो तो वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, अगर ये आप जान लो तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कितना विकास होगा। क्योंकि एक विकसित समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता होती है, महिलाएं शिक्षित होती हैं, और आत्मनिर्भर होती हैं। जिस समाज में ये तीन चीजें आपको ना दिखाई दे, उसको समझ लो कि वहां पर अराजकता है, असहिष्णुता है, और वहां के जो लोग हैं शासन करने वाले करप्ट हैं, दुष्ट हैं। मानोगे ये बात कि नहीं? क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। जहां पर नारी का सम्मान होता है ना, वहां पर देवता रमण करते हैं। देवता का मतलब ये हो गया मतलब उच्च चेतना के लोग रमण करते हैं।
इसलिए कहीं पर भी आप देखना है कि हाँ विकास है कि नहीं, सभ्य लोग हैं कि नहीं, वहां पर केवल आप पहला पॉइंट इसका यही उठा के देख लो कि महिलाओं की स्थिति क्या है। तो पूर्व मध्य काल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, है ना। वहां पर महिलाओं का बहुत शोषण होता था, अटैकर्स अटैक करते थे, महिलाओं को उठा ले जाते थे, बलात्कार होते थे। सती प्रथा भी चल रहा था। सती प्रथा तो आपको आकर के मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर के छुट्टी मिलेगी, पूरा छुट्टी उसमें भी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे चीजें हुई। बाल विवाह था, बहु विवाह था, एक पुरुष कई कई स्त्रियों से शादी कर लेता था। ये सारी समस्याएं समाज में थी। प्रोस्टिट्यूशन था, है ना। जो राजा वगैरह होते थे 2,000 3,000 महिलाओं को अपने हरम में रखते थे, है ना। तो ये सब बुराइयां थी। ये सब देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। फिर देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या स्थिति थी। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, उस समय की विज्ञान क्या था, साइंस किस लेवल पर था, कौन कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जिनका लोग इस्तेमाल करते थे, क्या घड़ी वड़ी थी कि नहीं थी। व्यापार तो बढ़िया होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स इन मेडिवल इंडिया। उस समय तात्कालिक भारत किन चीजों का व्यापार करता था, कौन कौन सी चीजें थी जिसको वो निर्यात करता था, और कौन कौन सी चीजें थी जिसको वो आयात करता था। सिल्क रूट से काफी ट्रेड होता था इंडिया में, अरब से भी व्यापार होते थे, घोड़ों का व्यापार होता था अरब से। अर्बन सेटलमेंट इन अर्ली मिडिवल इंडिया, मतलब कि जब भारत में मध्यकाल चल का शासन चल रहा था, तो उस समय विदेश में क्या हो रहा था और अपने देश में क्या हो रहा था। क्या उस समय भारत में नगर नियोजन हो रहे थे, क्या नगर बस रहे थे, ये सब चीज इसमें देखेंगे। साथ ही उस दौरान कृषि प्रणाली क्या थी, कृषि कर वगैरह कैसे वसूले जाते थे, और क्या अभी वर्तमान हमारे जो मॉडल है उसमें यहाँ से टैक्स वगैरह लिए जा रहे हैं कि उसी प्रणाली से कुछ चीजें हैं कि नहीं। सामंतवादी प्रथा, इंडियन फ्यूडलिज्म का मतलब हो गया सामंतवाद, सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था मतलब क्या होता था कि जैसे एक तरह से सुपीरियर जमींदारी व्यवस्था है। एक जमींदार होता था। जमींदार के बारे में कोई जानता है बच्चों? कोई है जो जमींदारी व्यवस्था के बारे में जानता हो? जमींदार कौन होता है? कहते कौन ना भैया, तुम जमींदार हो क्या? जमींदार क्या होता है? सर जो बड़े भूस्वामी हैं स्वामी का मालिक। हम्म। स्वामी का मालिक। हाँ, कुछ ऐसे कह रहा हूँ सर, जो होते थे बड़े भूस्वामी हैं उन्हीं को रसूख, जमींदार कहा जाता था। रसूखदार लोग होते थे जिनके पास बहुत जमीन होती थी, और वो लोग किसानों को रखते थे। मतलब एक तरह से किसान श्रमिक होता था, लेबर, जो जमीन पर केवल काम करेगा, मालिकाना हक उसका नहीं होता था। ये लोग पीट पीट करके उनको उनसे काम करवाते थे, टैक्स वसूलते थे और वसूल करके राजा को देते थे। मतलब धनाढ्य लोग होते थे, जमीन पर इन्हीं का दबदबा होता था। और खेती से जो भी प्राप्त होता था राजस्व राजा को देते थे, अपने पास रखते थे, और किसानों को समझ लो जो भी दे दें औना पौना, है ना। तो एक तरह का ये सामंतवादी सिस्टम चलता था, और राजा के खासम खास लोग होते थे, इन्हीं के पास सारा दबदबा होता था। तो ये सामंतवादी कैसे ये विकसित हुआ, ये हम लोग देखें। मिडवल पीरियड में एकदम ये सामंतवादी व्यवस्था एकदम चरम पर पहुंच गई थी। तो ये हम लोग देखेंगे कि स्थिति क्या थी हमारी। इतना चीज जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि मध्यकाल के प्रारंभिक दौर में समाज कैसा था। यहां से मेंस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये वो पार्ट है जहां से आपके यूपीएससी में मेंस में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये पॉइंट में से किसी को कोई एक भी पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो पूछिए। है कोई जिसको कोई पॉइंट यहां से पूछना हो?
आ गया सबको? क्लियर है बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए भाई, है ना, राजपूत, तगड़ी मुच्छें, है ना, ऊपर जो है मोर लगा हुआ, हाँ, और राजपूतों की निशानी है सिरमौर, और ऐसी लचीली दार पैन तलवार राजपूत, ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूत। ठीक है, राजपूतों का उदय। मध्यकाल में देखेंगे हम लोग, शुरुआती दौर में जब इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ था, है ना, अभी इंडिया में इस्लाम का राज नहीं शुरू हुआ है और मध्यकाल शुरू हो गया है। तो उस समय भारत में कौन राज करते थे? कौन लोग राज करते थे भाई? राजपूत राज करते थे, है ना। 3 जिले 4 जिला का एरिया होता था, कुछ लोगों का बड़ा एम्पायर हुआ करता था, बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, ये लोग का अलग ही सिस्टम हुआ करता था, है ना। देवी देवताओं को पूजते थे, मंदिर मंदिर वाला सारा सिस्टम इनका अपना रहता था, है ना। मंदिरों में पैसा रखते थे, बड़ा बड़ा पैसा रखते थे मंदिरों में। मंदिरों में काहे पैसा रखते थे, उसका भी कारण था। चढ़ा देते थे क्या? मंदिरों में क्यों पैसा रखते थे राजपूत? क्योंकि राजपूत राजपूतों के दुश्मन हुआ करते थे, ये सब आपस में ही युद्ध किया करते थे। तो मंदिर में पैसा छुपा देते थे, जिससे कि, क्योंकि कितना भी बड़ा दुश्मन हो, शंकर जी से हर कोई डरेगा, दुर्गा जी से हर कोई डरेगा। एक राजपूत दूसरे राजपूत के महल पर आक्रमण करेगा, लेकिन अपनी इज्जत के लिए कि देखो ये इतना दुष्ट है, देवी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, तो वो उस पर अटैक नहीं करता था। इसलिए राजपूत अपना खजाना मंदिरों में छुपा के रखते थे, उसी में रख देते थे, बढ़िया। ठीक है, तो जब बाद में इसी का फायदा उठाया, भारत में एक बार चोला आक्रमण किया था, किसने किया था? वो मंदिर पर ही आक्रमण करता था, मंदिर ही लूट लेता था, मुस्लिम आक्रांता था। मोहम्मद गजनवी। हम्म। गजनवी सर, मोहम्मद। हाँ, महमूद आफ गजनवी, वो भारत में आता था, अटैक करता था और मंदिरों को लूटता था, उसको एक मुश्त सारा पैसा मिल जाता था, उसके लिए सबसे आसान था, क्योंकि मंदिरों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था भी उस तरह की नहीं होती थी और उन पर अटैक करके लूटना आसान होता था। और उसको कोई हिंदुइज्म से कोई मतलब तो था नहीं कि हमसे शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे, कि दुर्गा जी गुस्सा हो जाएंगी, कृष्णा जी नाराज हो जाएंगे। वो तो सीधे अटैक करता था, मूर्तियों भी तोड़ता था, आइडल ब्रेकर कहलाता था, क्योंकि जहां जाता था वहां मूर्तियों को खंडित कर देता था, पुजारियों को निर्मम हत्या कर देता था। सोचने वाली बात है ना। तो ये राजपूत के दौर में, लेकिन तब इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ है, तो भारत में राजपूतों का शासन चलता था, है ना, जिसमें आपके जो अग्निकुल वंश के राजपूत क्षत्रिय जो हुआ करते थे वो प्रोमिनेंट है ना। अग्निकुल, फायर क्लैन जिसे कहते हैं, अग्निकुल वंश के क्षत्रिय, है ना। कौन थे? अग्निकुल वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पहले की बात, एंशियंट पीरियड की बात है, जब दशराग ये युद्ध था, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे कुछ लोग, है ना। दो कबीलों में झगड़ा हो गया था, भारत कबीला था सुदास का, और उस साइड में 10 लाख, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ टेन किंग, दसराग युद्ध। तो उसमें विश्वामित्र जी एक थे, विश्वामित्र, इन्होंने माउंट आबू की पहाड़ियों पर यज्ञ किया था, और यज्ञ करके उसी हवन कुंड से 4 दिव्य राजपूतों को उत्पन्न किया था। क्योंकि ये लोग हवन कुंड से पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें अग्निकुल वंश के क्षत्रिय कहा जाता है। इनमें आते हैं आपके चौहान, है ना, चोल, ये तमिलनाडु में मेनली शासन करते थे, ये उत्तर भारत में शासन करते थे, दिल्ली हरियाणा, है ना। चौहान, चोल, चालुक्य, ये भी साउथ में शासन करते थे और गुजरात वाले पार्ट में। चोल, चौहान, चालुक्य और परमाल,
परमाल, है ना। तो ये चार हो गए राजपूत। इनके अतिरिक्त भी बंगाल की साइड में पाल, एमपी साइड में प्रतिहार, है ना, भोज, मिहिर भोज वगैरह, ना राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये सब राजपूतों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। राय जाफरान राजपूत, जैसे अभी हमने बताया कहानी, ऐसे ही सबके बारे में बताएंगे कि इनका उदय कैसे हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे, फिर कैसे इनका शासन खत्म हो गया और इस्लामिक रूल शुरू हो गया। आ जाते हैं अगला। इसके बाद हम लोग सीधे इस्लाम को नहीं बुलाने वाले हैं। अभी हम लोग पहले हम लोग कुछ बुनियादी चीजें देखेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजपूत वाले से 3 से 4 साल में कभी क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा है, हर साल इस पार्ट से क्वेश्चन आना है। राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन हम्म, का उदय। इन्हीं बीच में जब ये आक्रांता लोग अपना आक्रमण वगैरह किए हुए थे, तो कुछ प्रसिद्ध संत, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे इस्लाम के हों, उन्होंने भी अपने प्रयास शुरू कर दिए थे जन जागृति के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों में आस्था एवं भक्ति को जगाने के लिए और लोगों को ईश्वर से जोड़ने के लिए। तो वो फेज जिसमें ये सब शुरू हुआ है ना, भक्ति आंदोलन कहलाता है। और भारत में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से प्रारंभ हुए। उस समय शैविज्म था, वैष्णविज्म था, ये दो, और शाक्त। जो लोग शंकर जी के उपासक थे वो शैविज्म की शाखा के थे, जो लोग विष्णु जी या उनके अवतारों के उपासक थे वो वैष्णविज्म शाखा के थे, और जो लोग देवी दुर्गा जी को मानते थे, शक्ति को मानते थे, वो लोग शाक्तिज्म के उपासक हुआ करते थे। और इन तीनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। जैसे आज आप लोग हैं, शंकर जी को भी मानते हैं और विष्णु जी को भी मानते हैं, कृष्णा जी का भी नाम जपते हैं, शंकर जी का भी जपते हैं। आपके मंदिर में लगभग सब लोग, अगर इसमें जो लोग भी हिंदू बैठे होंगे, सबके मंदिर में, है ना, शंकर जी के साथ राम जी की भी मूर्ति होगी, है कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। शंकर जी भी हैं, राम यस जी भी, सर। यस सर। है ना, ऐसा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। अगर शंकर जी के मंदिर में गलती से विष्णु वाले चले गए तो भाला वाला भोंक देते थे, ठीक है, हाँ, गया राम नाम सत्य, सीधे पहुंचा देंगे ऊपर। और विष्णु जी वाले में शंकर जी वाले चले गए तो वो उनको मार देंगे। और बात किस बात की थी, ये लोग कहते थे शंकर जी वाले कि हमरे शंकर जी ही सबसे बड़े हैं, यही सबसे बड़े भगवान हैं। तो उधर विष्णु वाले कहते थे तुम्हारे शंकर जी कैसे बड़े, है ना, हमारे विष्णु जी सबसे बड़े हैं। जब शंकर जी फंसे थे, वो देखो ना क्या कहते हैं, भस्मासुर, तो विष्णु जी ने बचाया था। जिस राक्षस को शंकर जी नहीं मार पाते थे, विष्णु जी ने चक्र से मारा था। तो ये लोग आपस में ही झगड़ा करते रहते थे। उधर से दुर्गा जी वाले आ जाते थे कि तुमसे बड़ी तुम्हारी देवी, तुम कहाँ से बड़े, भगवान होता है, भगवान तो छोटा है, देवी बड़ी है, माता जी बड़ी है, वो सबसे बड़ी है, वही सबसे बड़े भगवान है। तो ये तीनों आपस में क्या करते थे, युद्ध करते रहते थे। तो जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो ये तीनों धीरे धीरे यूनाइट होने लगे कि सब एक ही भगवान के सब लोग बंदे हो, भगवान के ही अलग अलग रूप हैं, शंकर जी, विष्णु जी, दुर्गा जी। ये सब करने वाले कौन थे, यही भक्ति कालीन संत थे।
जिन्होंने भजने वगैरह शुरू की, जिसमें कॉमन भजने शुरू की कि शंकर जी को गाएंगे तो राम जी का भी गुणगान साथ ही में करेंगे। ठीक है, एक हाथ में शंकर जी तो एक हाथ में राम जी को लेकर के घूमते थे, और गले में दुर्गा जी का बना लेते। तो कहने का मतलब यूनाइट कर किया इन्होंने। तो आज हम लोग एक ही मंदिर में सारे देवी देवताओं का जो है पूजा कर पा रहे हैं, नहीं तो इतना बैर था, आपस में ही इतनी लड़ाई थी, कुरीतियां थी भक्ति आंदोलन में। उन कुरीतियों पर भी इन्होंने बात की, है ना, और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। तो बड़ा इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है भक्ति कल्ट का। तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, है ना। आडियार संत हुआ करते थे, आडियार संत, नायनार, है ना, अप्पार। इसमें एक पर मूवी बनी है ना। अब नायनार संत और अप्पार संतों पर भी कलिंगा क्या करके कुछ एक मूवी आई है। तो इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर से मामला रिलेटेबल है, इनके ऊपर मूवी बनी है अभी, है ना। तो इन संतों ने शुरू किया, फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ में पहुंचने लगा, और माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, है ना, इन्होंने ब्रह्म मीमांसा शुरू किया। रामानुजाचार्य, है ना, इनका इन्हीं इन्हीं को मानते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं रामानुजाचार्य, है ना। ये पूरा महाराष्ट्र और उत्तर भारत की तरफ इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। शंकराचार्य जी थे ही जिन्होंने अद्वैत दर्शन, अद्वैतवाद, कि भगवान एक ही है भाई, तुम अलग अलग मत मानो, है ना, एक ही ईश्वर के बारे में, है ना, प्रेरणा दिया था शंकराचार्य जी ने। इनको बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे जो पेपर में पूछे जाते हैं। मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आता है, और हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद जिसे कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद दिए हैं, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। तो आप सीधे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद सूफी आंदोलन। इस्लाम में बहुत ऑर्थोडॉक्स बना था, उसमें मतलब कि रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी, तक गाना वाना म्यूजिक इंटरटेनमेंट सब बैन था। तो कुछ सूफी संत और सूफी धाराएं इस्लाम में फूटी। सूफी धाराओं को कहा जाता है सिलसिला, याद रखना, सिलसिला। सिलसिला का मतलब होता है जो अलग अलग सूफी कैटेगरी है, सूफी धर्म, सूफीवाद की जो अलग अलग धाराएं हैं, जिसमें प्रोमिनेंट में आप पढ़ोगे, है ना, चिश्तिया, है ना, ऐसे बहुत सारी धाराएं, चिश्तिया, कादरी, रोशनिया, है ना, और ख्वाजा बिल्ला ने शुरू किया था नक्शबंदी। अलग अलग सूफी संप्रदाय हैं, किसको किसने शुरू किया उनकी। और ज्यादातर ये चिश्ती पेपर में पूछा जाता है। चिश्ती जिसके फाउंडर थे कौन? ख्वाजा, कौन बताएगा? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। कहाँ है इनकी मजार बच्चों? इनकी मजार कहाँ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की? बताओ, काजल बता सकती हो क्या? अजमेर। हाँ, अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मजार, अजमेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्रंथ भी लिखे गए होंगे मध्यकाल में जो इंपॉर्टेंट होंगे, लिटरेचर्स। तो जो लिटरेचर्स मध्यकाल में थे वो फारसी एवं हिंदी के मिक्सचर थे ज्यादातर, है ना। और उर्दू साहित्यों का भी उदय हुआ। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो जाता है, याद रखना, पढ़ेंगे तो हम सब लोगों को, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन जाता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा फारसी
जो एलिमेंट थे साहित्य और हिंदी एलिमेंट्स थे, उनको मिक्स करके उन्होंने रचनाएं की। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के दौरान एक प्रोमिनेंट साहित्यकार थे। अमीर खुसरो संगीतकार भी थे। अमीर खुसरो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, और अमीर खुसरो ने खोजें भी की थी कुछ, जैसे तबला की खोज इन्होंने किया, तबला, है ना, गजल गायकी, कव्वाल, कव्वाली सुने हो, कव्वाल, कव्वाली की खोज इन्होंने किया था। गजल गायकी की खोज, आप लोग जो सुनते हो गजल, अमीर खुसरो ने किया था। हम्म। और एक और होता, गजल हो गया, कव्वाल हो गया, एक और चीज होती, इन्होंने उसका खोज किया था। ये पढ़ता है, प्रैक्टिकल लिखाएगा या पैसा लेगा, हाँ या ना बोल। म्यूट करके रखिए, ठीक म्यूट रखिए, है ना। गजल गायकी, कव्वाली, है ना, कि इन्होंने खोज किया था, और तबला की खोज किया था। ऐसे ही बहुत सारे साहित्य थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तराना तीसरा है, तराना। तराना, गजल, कव्वाली और तराना गायकी की खोज इन्होंने किया था, अमीर खुसरो ने। अब आ जाते हैं नीचे हम लोग। मेजर डायनेस्टीज, कौन कौन से राजवंश थे, ये देखिए जो मैप, कहां पर कौन था उनको आप देख लीजिए। ठीक है, इधर देखिए, गौरी डायनेस्टी, यहाँ पर गौरी की, मोहम्मद गौरी का एरिया सबसे बड़ा आप देख रहे हो। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी आया था, यहाँ अटैक किया था, उसके बाद उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना उसके बाद हुई थी। वो गौरी सल्तनत देखिए काफी एरिया में फैला हुआ है। उसके नीचे देखिए परमार, चंदेल, कलचुरी, पूर्वी गंगा डायनेस्टी का शासन चलता था उड़ीसा के साइड में। बंगाल के साइड में सेन डायनेस्टी का शासन चलता था। असम में कामरूप वंश का शासन चलता था। इधर आप देखोगे देवगिरी के यादव, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट में शासन चलता था देव, सॉरी, यादवों का शासन चलता था, यादवास, है ना। ये यादव नहीं थे, पहली चीज जान लो। ये जो यादवास लिखा है ना, ये यादव नहीं थे, मुलायम सिंह यादव वाले यादव नहीं थे, ये लोग क्षत्रिय थे, राजपूत थे ये। और ये संबंधित है यदुवंश से, कृष्णा जी से, बहुत पुराना। फिर काकातीय, आंध्र प्रदेश में आप देखिए काकातीय डायनेस्टी का शासन चलता था। ये आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, और जहां तेलंगाना है, काकातीय वंश का यहाँ शासन चलता था। कर्नाटक में थोड़ा सा एरिया में कदम्बों का, है ना, शासन होता था। और जो दक्षिणी कर्नाटक था, वहां होयसाल वंश का शासन चलता था, होयसाल डायनेस्टी। एंशियंट हिस्ट्री में भी ये सब कॉमन है ना। तेलुगु कोंडा कैपिटल, इधर तमिलनाडु में चोलों का शासन चलता था। और केरल में चेर राजवंश, इधर नीचे केरल है ना, यहाँ चेरों का शासन चलता था। तो मिडिवल पीरियड में इधर साउथ में कौन कौन किसका शासन था, इस वाले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये देखिए पाल, ठीक है, तीन लोगों का आपस में युद्ध हो गया था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। राजपूत, है ना, ये सब चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग आएंगे मुस्लिम इन्वेजन पर, कि भारत में अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कैसे जो हिंदू राजा थे, कैसे कहाँ कहाँ पर कौन शासन कर रहे थे। अब यहां से पूरा बदल जाएगा कहानी, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा, भाषा बदल जाएगी, इंडिया रोएगी, त्राही त्राही करेगी, अटैकर्स आएंगे, लूटेंगे भारत को अच्छी तरह से, है ना। जहां से शुरू होता है असली मेडिवल हिस्ट्री, जहां जिसको आप कह लो अर्ली मुस्लिम इन्वेजन, प्रारंभिक, ठीक है, इस्लामिक अटैक्स जो थे, आक्रमण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरब कॉन्केस्ट ऑफ सिंध, जिसमें आया था महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी। इसमें एक और होंगे, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम। और इसके पहले भी एक आया था जुनैद,
उसके बारे में पढ़ेंगे। जुनैद बिन कासिम के पहले अटैक किया था जुनैद, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे अटैक किया सिंध पर, और सिंध के जो राजा थे पोरस, सॉरी क्या नाम था, दाहिर, है ना, दाहिर को हराया, उनकी बेटियों को कैप्चर करके खलीफा के लिए गिफ्ट के तौर पर भेज दिया। फिर उसके बाद ये आया जो भारत में, है ना, जगह जगह मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को लूटा, महमूद आफ गजनी। फिर मोहम्मद गौरी, जिसने यहाँ पर अपने गुलामों की फौज खड़ी की, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया। क्योंकि ये कौन था, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम हुआ करता था, तो इसने गुलाम वंश की नींव रखी। यहीं से दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट हो जाता है, और चलेगा कहां से कहां तक, 1206 से लेकर के 1526 तक चलेगा दिल्ली सल्तनत। इसमें जो होते सुल्तान, इस कारण से इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। इसमें अलग अलग डायनेस्टीज का शासन होगा, ये देख लीजिए, मतलब 1206 से 1526 तक, है ना। ये जहां तक इनका एरिया था रूलिंग, उसका मैप लगा हुआ है, ये देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, और इधर आपका देख लीजिए बांग्लादेश तक पूरा इनका दिल्ली सल्तनत का एरिया फैला हुआ है। ये एमपी, कुछ पार्ट गुजरात का, ये पूरा दिल्ली सल्तनत का एरिया मैप में आप देख रहे हो। बड़ा एरिया कवर कर रहे थे लोग, दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहला पढ़ा लिखा सुल्तान, जो सबसे ज्यादा मूर्ख भी था, है ना, उसके कारनामे पढ़ेंगे हम लोग। फिरोज शाह तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी में सब पढ़ेंगे। फिर प्रोविंशियल किंगडम एंड रेजिस्टेंस बाय इंडियन चीफ, जो इनका मुकाबला किया था, इन लोगों का सामना किया था, उनको पढ़ेंगे। फिर सैयद डायनेस्टी और लोदी वंश, यहीं से खत्म हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, है ना। अब बाबर अटैक करेगा, इब्राहिम लोदी को दिल्ली से हटा देगा, दिल्ली सल्तनत का अंत कर देगा, और वहीं से फिर बाबर भारत में किस वंश की नींव रखेगा खत्म करने के बाद 1526 में? मुगल वंश। हाँ, मुगल वंश की नींव रखेगा, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि मंगोलों का अटैक भी, तुर्क और मंगोलों का अटैक भी इस दौरान भारत में हुआ था, जिसमें जो प्रोमिनेंट थे दो लोग थे, बहुत ही खतरनाक, जहां से निकलते थे वहां पर लाशें बिछ जाती थी, कुत्ते तक को नहीं छोड़ते थे। चंगेज खान, चंगेज खान, ठीक, मंगोल, और तैमूर लंग, ये दोनों ही बड़े ही दुर्दांत आक्रमणकारी थे। जब ये भारत पर अटैक करते थे, या तो ये किसी न किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर रहे होते थे, या फिर ये युद्ध कर रहे होते थे। दो काम करते थे, खाना पीना सोना के अलावा, या तो ये एक रेप कर रहे होते थे, और एक साथ जो है 20 20 30 30 स्त्रियों को उठा लाते थे, चाहे बच्ची हो चाहे बड़े हो, कुछ नहीं, और बलात्कार करने के बाद तुरंत ही उनको काट कर फेंक देते थे। इसलिए जब जहां से ये लोग की फौज निकलती थी, आसमान में गिद्ध उड़ा करते थे साथ साथ, क्योंकि गिद्धों को पता होता था कि जहां जाएंगे वहां मुझे लाशें मिलेंगी। भारत की स्थिति एकदम खराब चल रही थी उस समय, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का फेल हो चुका था,
सारा मशीनरी, सारा तंत्र खराब कर देते थे लोग आते। तो इनके आक्रमण हम लोग देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था वो देखेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, नगरीकरण देखेंगे, और दिल्ली सल्तनत के दौरान कला एवं संस्कृति का क्या विकास हुआ था, क्या इन लोगों ने कुछ बनवाया बनवाया था कि नहीं बनवाया था देश में, और उस समय की सामाजिक हालात क्या थे, महिलाओं की स्थिति कैसी, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि ये लोग नहीं आए थे तो पहले कैसा था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान समाज में क्या चल रहा था। ठीक है। और इन्होंने कल्चर में पढ़ेंगे कि संगीत कैसा था, नृत्य कौन कौन से होते थे, साहित्य कौन कौन से उभर करके आए, कल्चर कैसी थी यहाँ की, ये सब चीजें। क्या ये लोग कोई त्योहार वगैरह शुरू किए थे कि नहीं, मनाते थे कि नहीं, इनको वैज्ञानिक ज्ञान कितना था, साइंटिफिक नॉलेज, और कानून व्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था, क्या कोई कानून व्यवस्था थी कि नहीं। देखो कानून व्यवस्था हमेशा रहती है, किसी न किसी तरह का कानून हमेशा रहेगा, चाहे वो राजा के द्वारा बनाया हुआ कानून हो, या किसी संघ के द्वारा बनाया हुआ कानून हो, या कोई दैवीय कानून हो, धर्म का कानून चल रहा हो, या फिर लोकतंत्र के द्वारा बनाया हुआ कानून हो। लोकतंत्र की तो बात ही छोड़ दो उस समय, है ना। तो जो भी कानून था उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उन कारणों पर समीक्षा करेंगे जिनसे कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण, मेंस का क्वेश्चन यहां से बनता है कि पतन का कारण, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहां से हम लोगों का दिल्ली सल्तनत तक का कोर्स कवर होगा। अभी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, कोई भी जानकारी यहां तक जो हम लोगों ने चर्चा किया, किसी को कुछ पूछना हो। क्लियर है? हाँ उदित बोलिए। सर वो जो भक्ति आंदोलन हुए थे उसमें वर्ण व्यवस्था में कोई फेरफार किया गया था? वर्ण व्यवस्था में कोशिश किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन असफल रहे, पूर्णतया असफल रहे, क्योंकि जो समाज था वो इतना अधिक जो है, कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हो कि सुधार करने जैसे, उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था का अंत तो नहीं कर पाए। वर्ण व्यवस्था का अंत तो आज भी नहीं हुआ है। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाप्त हो गया सिस्टम? नहीं ना, नहीं हुआ है। लेकिन उस समय कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा थी। कौन कौन सी चीजें थी बहुत ज्यादा थी? जैसे छुआछूत, भेदभाव, इनको कम करने का भक्तिकालीन संतों ने प्रयास किया था। कुछ हद तक सफल हुए थे, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए थे। समय लगता है चीजों में, है ना। धीरे धीरे इनके प्रयासों से जो तब्दीली आई वो आई। वर्ण व्यवस्था तब भी थी। और कुछ पूछना है किसी को? पूछना है? चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली सल्तनत के बाद भाई देखो, मुगल सल्तनत स्टार्ट होगी। दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इन्हीं के चच्चा थे, ठीक है। कोई नाम बताएगा कौन थे जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इस चक्कर में कि इब्राहिम लोदी को आकर के वो हरा दे और यहां लूट ले दिल्ली को और चला जाए, और हम अपने बेटवा को बना देंगे राजा, ठीक है।
और बढ़िया हम बुढ़ौती में मजा करेंगे। हमारा बेटा जो है क्या करेगा, शासन करेगा। हु इनवाइटेड बाबर, ये पेपर में पूछा जाता है कि किसने इनवाइट किया था बाबर को कि आओ। बाबर कहाँ बैठा था, वहां काबुल में बैठा हुआ था। काबुल में बैठा हुआ था, वहीं पर शासन कर रहा था छोटे से एरिया में, है ना। तो दौलत खान लोधी थे, दौलत खान लोधी। इन्होंने अपने चक्कर में, है ना, और राजा कौन थे, इब्राहिम, अंतिम शासक, दिल्ली पे बैठ के शासन कर रहे थे अपने इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। इनको बुलाया कि आओ बाबर भाई, इनको मार के भगा दो और फिर तुम मेरे लिए गद्दी छोड़ के चले जाना, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, बढ़िया आराम से बैठ करके मैं शासन करूंगा। बाबर आया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटाया, हरा दिया। अब दौलत खान ने कहा भाई अब तुम बहुत दिन हो गए, तुम जाओ यार, अब हमारा बेटा को राजा बनाओ। तो इनको क्या किया, इनको कोड़े से मार करके दौलत खान लोदी को सुल्तानपुर के कारागार में बंद कर दिया। तो फर्जी बात ना करो, हम कहाँ जाएंगे, है ना, हम तो यही राज करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान पर ही हम शासन करेंगे। और इस तरह से बाबर ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं मुगल वंश। क्लियर। फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे, है ना, ये देखिए वहीं पर बात है, स्ट्रगल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, बाबर एवं इब्राहिम लोदी का संघर्ष। उसमें होगा फिर बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। और इधर बाबर जीत जाएगा और अपनी डायनेस्टी स्थापित करेगा। बाबर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, हाँ, बाबर को इब्राहिम लोदी से भी लड़ना पड़ा था और बाबर को राणा सांगा से भी लड़ना पड़ा था। ठीक है। इधर राजस्थान मेवाड़ के मुकुट बहुत ही कट्टर योद्धा थे राणा सांगा जी, छल वल करके इनको बेचारे को हराने का प्रयास किया था। राणा सांगा जी ने इनकी नाक में दम कर रखा था एकदम से। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने भी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के शत्रु थे राणा सांगा, तो इन्होंने भी समर्थन दिया था कि हाँ भाई आओ तुम और हम आपको सहयोग करेंगे इब्राहिम लोदी को मारने में, हराने में। लेकिन जब राणा सांगा जी को पता चला कि इसका प्लान तो दूसरा है, ये भारत आकर के यहाँ पर राज्य करना चाहता है, ये जाएगा नहीं। जब बाबर की इस मंशा के बारे में उन्हें पता चला था तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम तुमको कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए गुस्साया हुआ था बाबर और उसने राणा सांगा के ऊपर भी अटैक किया। देखा जाए तो बाबर का जिंदगी बड़ा संघर्षमय था। हम लोग शुरू से देखेंगे कि बाबर का हालत कैसा था, है ना, शुरू से अंत तक बाबर की कहानी में आप युद्ध 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 देखोगे। फिलहाल अंत समय तक ये यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करने में सफल रहा था। मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। इनको पूर्वी अफगान से भी युद्ध करना पड़ा था और इस तरह से ये फिर उत्तर भारत में अपना पैर जमाने में सफल रहे ना बाबर का। फिर बाबर की मृत्यु के बाद में, बाबर बहुत कंजूस था तो इसने कुछ बनवाया बनवाया नहीं था, बस इसने तुड़वाया था राम मंदिर, इसलिए वहां पेपर में क्वेश्चन बनता है। और उसकी जगह पर क्या बनवा दिया था, बाबरी मस्जिद। किसको भेजा था, मीर बकी, मीर बाकी को भेजा था राम मंदिर तोड़ करके उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए बाबर ने भेजा था। ठीक है। उसके बाद फिर इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं बदख्वसा में गवर्नर था और बहुत बीमार हो गया था।
लग रहा था कि हुमायूं मर ही जाएगा। बाबर ने नमाज पढ़ा शुक्रवार को, जुम्मा के दिन, और कहा, हे अल्लाह, है ना, मेरे बच्चे को बचा ले, चाहे मुझे उठा ले। अल्लाह ने कहा, एक्सेप्टेड। सेम बीमारी बाबर को दूसरे दिन से हो गई, है ना, और हुमायूं ठीक हो गया। कभी कभी सोच समझ करके भगवान के सामने मांगना चाहिए। इमोशंस में तुम बहे, वहां एक्सेप्टेड हो गया, तो वही होगा जो बाबर के साथ हुआ। इसको जाने दो भाई। तो बाबर चल बसा, हुमायूं बच गया, और फिर हुमायूं अगले राजा बन गए। फिर हुमायूं ने कैसे कैसे बिहार बंगाल तक अपना शासन फैला दिया। काफी अच्छा योद्धा था हुमायूं। और उसके बाद फिर इन्होंने देखो कंपेन्स, गुजरात में बहादुर शाह शासक हुआ करता था, उसको भी हराया हुमायूं ने। बंगाल को कब्जे में लिया, शेर खान को भी हराया था, बिहार को कब्जे में लिया हुमायूं ने। और फिर शेर खान से इनकी दुश्मनी हो गई जब इन्होंने बिहार पर अटैक किया था, तो शेर शाह सूरी से इनका भिड़ंत हो गया था। शेर शाह सूरी ने फिर इनके ऊपर दोबारा आक्रमण किया, और इस तरह से कुछ समय के लिए मुगल पीरियड समाप्त हो गया था। कौन है जो इस स्क्रीन पर लिख रहा है? स्क्रीन पर मत लिखिए। और थोड़े समय के लिए स्क्रीन पर कौन लिख रहा है? निदा बेटा, स्क्रीन पर मत लिखो। चलिए, तो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है कि शेर शाह सूरी का शासन शुरू हो जाता है। हुमायूं भाग जाते हैं इंडिया छोड़ करके। इधर सूरी डायनेस्टी स्थापित हो जाती है शेर शाह सूरी की, और ये भाग जाते हैं, वहां बलूचिस्तान के मरुस्थलों में टहल रहे होते हैं, इधर से उधर हुमायूं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं हुमायूं। तो इधर जब शेर शाह सूरी आता है और आगरा के लिए बढ़िया वो अपना कब्जा कर लेता है, तो इनकी जो पत्नियां थी उनको पालकी में बैठा करके भेज देता है, ले जाओ उनको कहीं, जहां हो हुमायूं उसके पास पहुंचा दो। तो जो हुमायूं की पत्नी थी उनको शरण मिली थी अमरकोट में। अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट के राजपूत राजा के यहाँ इनको शरण मिली थी। अकबर का जन्म वहीं अमरकोट में हुआ था। तो ये अकबर की जो जो पैदाइश जो थी अमरकोट से थी, एक हिंदू राजपूत राजा के यहाँ थी, है ना। तो इस कारण से अकबर के अंदर सेकुलरिज्म था। यह भी एक कारण था कि अकबर जो सेकुलर शासक था, हिंदुओं को भी मानता था। उसके जो सबसे बड़ा मनसबदार था, निदा स्क्रीन पर मत लिखो बेटा, तुमको बार बार बता रहे हैं। फिर क्या होता है, उधर हुमायूं मौके में थे कि कोई मौका मिले और हम वापस से अपने मुगल वंश की पुनर्स्थापना कर सके। तो इस फेज में जब हुमायूं मरुस्थल में घूम रहे थे, शेर शाह सूरी का भारत में शासन चल रहा था। सूर इंपायर 1540 से लेकर के 1556 तक सूरी वंश का शासन भारत में चल रहा था। और इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए, सिक्के चलाए, आर्किटेक्चर जो थे सूरी डायनेस्टी के समय, जिसे कहते हैं हारसू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ऐसे घुड़नाल वास्तुकला का विकास हुआ था। घुड़नाल वास्तुकला का विकास हुआ था इनके दौर में, है ना। घोड़े की नाल ऐसे होती है, ये मॉडल, ठीक है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं को मौका मिलता है सूरी वंश को खत्म करने का और वापस से मुगल वंश की स्थापना कर देने का। लेकिन वो इसमें सफल रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं हुमायूं।
ये अफीम खा करके लाइब्रेरी, जो पुरानी दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनवाए थे, उसी से उतर रहे थे हुमायूं, गिर गए, सीढ़ियों से मर गए, किताब पढ़ते हुए उतर रहे थे, ठीक है, और नशे में भी थे, पैर डगमगाया, गिर गए, हुमायूं मर गए। हुमायूं के मर जाने के बाद फिर मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे इंपॉर्टेंट शासक, है ना, गद्दी पर बैठता है, अकबर। ये काफी बड़ा टॉपिक है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लो, ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग देखेंगे अकबर की नीतियां, है ना, हेमू से भिड़ंत, गद्दी पर बैठने से पहले, है ना, हेमचंद्र, हेमू जो हिंदू राज चाहता था, उसको कैसे पराजित किया और गद्दी पर बैठे, बैरम खान के सहयोग से, सेनापति था इनका, सबसे ताकतवर सेनापति था अकबर का, बैरम खान, खान बाबा जिसे कहते थे, है ना, उसके नेतृत्व में किस तरह से अकबर ने अटैक किए जगह जगह पर और टेरिटरी कब्जा किया ना, कटंगा, राजस्थान, गुजरात, मालवा, है ना, ये सब जगहों पर उन्होंने कैप्चर किया और इस तरह से मुगल वंश का विस्तार हुआ। फिर राजपूत नीति क्या थी अकबर की, राजपूतों की लड़कियों से अकबर ने शादी किया, बदले में उनको मनसबदारी दिया, जैसे मेवाड़ के भरमाल की पुत्री हीर कुमारी, जिनको कहते जोधाबाई कहते हो आप लोग, उनसे शादी किया। भरमाल के जो बेटे थे मान सिंह, मान सिंह को उन्होंने सबसे बड़ा मनसबदार बनाया। सेकुलर थे तो ये सब चीजें करते थे, लेकिन अपनी एक भी बेटी की शादी राजपूतों से नहीं किया अकबर ने, तो आप पूरी तरह से सेकुलर नहीं मानो। अपना तो शादी किए राजपूतों से, लेकिन अपनी बेटियों को राजपूतों से, किसी एक भी राजपूत से शादी नहीं करवाया इन्होंने, अकबर ने। इन्होंने अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का विकास किया, मतलब जो मिक्सचर थी, अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन्स, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, सारा एलिमेंट, इस्लाम, फारसी, सब मिला करके इन्होंने एक वास्तुकला का विकास किया जिसे कहते हैं अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे सेकुलर आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया कहते हैं। और इन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, जो भारत का पहला नियोजित नगर है। फिर टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी अकबर की, टैक्स वैक्स कैसे कलेक्ट करता था, इसने मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था, है ना। मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है वो समझेंगे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसने क्या कहते हैं, गज ए इलाही, या इलाही गज के नाम से पैमाना जारी किया था, जिससे नापा जाता था खेत वेत, है ना। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अकबर ने एक नया धर्म भी चला दिया था, कोई बताया कौन सा धर्म था, नया धर्म चलाया था जिसमें सब लोग ज्वाइन कर सकते थे, सारे धर्मों का मिश्रण एक धर्म बनाया था अकबर ने। पर वो दीन इलाही की। हाँ, दीन ए इलाही नाम का धर्म, बीरबल जो पहले आदमी थे जिसने ज्वाइन किया था, दीन ए इलाही, जिसे पहले कहते थे तौहीद ए इलाही। पर वो बीरबल ने शायद बीरबल जी ने ज्वाइन किया था सर पहले शायद। हाँ, बीरबल पूछा जाता है पहले कौन थे, बीरबल थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो अकबर के दौरान में देखो कितना बड़ा सिलेबस है अकबर पर, है ना। ये देखिए काफी, अकबर के आक्रमण, अकबर का प्रशासन, है ना, राजस्व व्यवस्था, दहसाला प्रणाली, मनसबदारी, ये सब सिस्टम थे अकबर के। मेंस में, प्री में, दोनों में यहां से क्वेश्चन आया। प्रोमिनेंट रूलर था मुगल पीरियड का अकबर। फिर अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण क्या थे, है ना, कौन कौन से रिफॉर्म किया इसने, दीन इलाही चलाया ही था, है ना,
इबादत खाना खुलवाया था, डिबेट उबेट करवाता था सभी धर्म के लोगों को बुला करके। महाजिरनामा इसने जारी किया था कि आज से खलीफा की बात नहीं मानी जाएगी, जो हम कहेंगे वो माना जाएगा। खलीफा को अपोज करने वाला पहला शासक था कि खलीफा की नहीं चलेगी, हम जो कहेंगे वही सही माना जाएगा। इतना ताकतवर हो गया था अकबर। पब्लिक डिबेट होती थी, सभी धर्म के लोगों को बुलाता था, चर्चा होती थी, है ना, उलेमाओं को बुलाता था, उनको कहता था भाई अपना तुम लोग कानून में दखल मत दो, केवल धार्मिक चर्चा करो, क्योंकि उलेमा लोग तब कानून बनाने लगे थे, उनको कानून बनाने से रोका। ठीक है, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदद ए मास, है ना, लोगों को एकत्रित किया इसने था। और दीन ए इलाही धर्म का प्रचालन, ये अकबर की धार्मिक नीतियां। मेंस का क्वेश्चन बनता है अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचनात्मक या समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए इस तरह से क्वेश्चन मेंस में यहां से बनता है। फिर देखेंगे है ना, दक्षिण की तरफ अकबर किस तरह से बढ़ता है, साउथ, अकबर का जो दक्षिण भारत की तरफ जो अभियान थे वो हम देखेंगे, है ना, जिसमें ये तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इन सबको कैसे जीतता है। इस तरह से मुगल एम्पायर अब साउथ में भी फैल जाता है, दक्षिण भारत की ओर भी फैल जाता है, वो देखेंगे। फिर मुगलों की विदेश नीतियां क्या थी, है ना, फारस के साथ, मेसोपोटामिया के साथ इन लोगों के कैसे संबंध थे, क्या क्या ट्रेड करते थे, ये जानेंगे। अकबर के बाद फिर आता है अगला नंबर जहांगीर का। हरफन मौला एक नंबर का नशेड़ी शासक था, है ना, हालांकि न्यायप्रिय था, उसके शासनकाल में ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीजें हुई थी जो हम लोग पढ़ेंगे। नूरजहां मेन रूलर थी, ये तो केवल जो है दारू पिए 24 घंटा पड़ा रहता था। ठीक है, जहांगीर। लेकिन चित्रकला का बहुत बढ़िया विकास हुआ था जहांगीर के समय में। फिर जहांगीर के बाद अगला शासक उनका बेटा शाहजहां आया, जो आर्किटेक्चर प्रिय था, जिसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ, है ना, गोल्डन पीरियड ऑफ मेडुअल आर्किटेक्चर, मध्यकालीन भारत की वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहां का काल। शाहजहां को नए नए भवन और स्थापत्य बनवाने का नशा जैसा था। ठीक है, मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, और उधर इसने दिल्ली में भी जो पूरा किला वगैरह सब बनवाया इसने। और सबसे खास किस चीज के लिए जाना जाता है ये शाहजहां, जिसकी फोटो हमने शुरू में ही इसीलिए लगा के रखा है, ये देखिए। ताजमहल। हम्म, हाँ, ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। बहुत ही कट्टर इस्लामिक रूलर था औरंगजेब। इसने भी बहुतेरे मंदिर तुड़वाए, उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया, मराठों को पराजित किया, है ना, पुरंदर की संधि वगैरह हुई थी, और शिवाजी को भी कैप्चर कर लिया था इसने। फिर किसी तरह से छूटे और इससे लड़ते रहे, संभाजी से भी लड़ाए, है ना, मराठों को कमजोर करने में इसका बहुत योगदान जाता है। और औरंगजेब के मरने के बाद ही, है ना, मुगल समझ लो अपने समापन की ओर चले गए, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई तगड़ा शासक नहीं हो पाया। यही यही समझ लो मेडिवल हिस्ट्री का अंत शुरू हो जाता है और मॉडर्न शुरू हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री फिर यहीं से शुरू हो जाती है औरंगजेब के बाद से, लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मुगल। फिर उधर मुगल वंश के अंतिम शासक होंगे कौन, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, या जिन्हें कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह प्रथम आते हैं, है ना, और ये है बहादुर शाह जफर, अकबर शाह द्वितीय के बेटे, अंतिम मुगल शासक, जिनको
पेंशन पर अंग्रेजों ने बैठा दिया था। इनके बारे में आप पढ़ोगे आधुनिक भारत के इतिहास में। फिर जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह में ये राजा बनने की ख्वाहिश से शामिल हुए थे, तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया, रंगून भेज दिया था। और वहीं रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ औरंगजेब पर ही आपका मिडुअल हिस्ट्री समाप्त हो जाता है। इधर हम लोग एक नजर डालेंगे, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डालेंगे, है ना। जब हम लोग औरंगजेब को खत्म करेंगे तो उसी समय हम लोग मराठा प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसमें राइज ऑफ शिवाजी, है ना, साथ ही साथ पढ़ेंगे शिवाजी का की शक्तियों का उदय और मराठा साम्राज्य स्थापित करना शिवाजी के द्वारा। और फिर शिवाजी का प्रशासन पढ़ेंगे, है ना, मराठाओं का मराठा राज्य का विस्तार कैसे हुआ, निजाम उल मुल्क के साथ क्या इनका व्यवहार था, मराठा ने गुजरात और मालवा पर अधिपत्य कैसे पाया, मराठाओं ने दोआब पंजाब पर कैसे कहाँ कब अटैक किया, है ना, पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे। और फिर शिवाजी के बाद जो रूलर हुए हैं उनको पढ़ेंगे, पेशवागिरी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर मराठा साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, है ना, कई टुकड़ों में टूट गए थे मराठा साम्राज्य, और वो फिर मिडुअल से मॉडर्न में चला जाता है, मॉडर्न में फिर मराठा अंत में खत्म होंगे। ठीक है, भोसले गायकवाड़ सिंधिया में टूट गए थे मराठा साम्राज्य, और इस तरह से मराठा पावर खत्म हो गई थी, है ना। फिर दक्षिण भारत का शासन पढ़ेंगे हम लोग, मध्यकालीन दक्षिण भारत का शासन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक कर्नाटक के हम्पी में इनका कैपिटल हुआ करती थी, और यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। कौन से सोर्स हैं जो इस साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था क्या थी, और बहमनी साम्राज्य से इनका युद्ध चलता था उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे, है ना, इसके कौन थे, कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय, उनके बारे में पढ़ेंगे, कृष्णदेव राय जी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब ये वाला पार्ट देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है ना, कि मध्यकाल के दौरान में क्षेत्रीय छोटे छोटे किंगडम थे। कभी कभार इस पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बहमनी किंगडम, है ना, बहमनी, बंगाल का किंगडम, अवध का किंगडम, सिख रूल जो हुआ करता था, 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सिखिज्म इसमें आ जाएगा, 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब की साइड में जो, पंजाब लाहौर कश्मीर के साइड में जो शासन चलता था, ठीक है, राजपूत और जाट, है ना, के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उनका सोशल कल्चरल इकोनॉमिक मिलिट्री कंडीशन पढ़ेंगे, कम इंपॉर्टेंट, लेकिन सिख गुरुओं से क्वेश्चन कभी कभार पेपर में बन जाता है। अब ये वाला जो फेज आ जाता है, ये इंटर कर जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है। ठीक है, ये पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के बाद का शासन, यानी ये औरंगजेब के बाद का शासन है। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है, ज्यादातर पूछे जाते हैं सैयद बंधु, है ना, सैयद बंधु वजीर थे जो पूरा अपना सिस्टम फैला के रखे हुए थे, है ना, किस तरह से इनका सिस्टम टूटा बाद में, और ये पूरा कंट्रोल रखते थे मुगल पर, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर उत्तर मध्यकाल, यानी ये क्या है पीरियड, इसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है ये वाला फेज। उत्तर मध्यकाल में वही सब पढ़ेंगे कि, है ना, सोसाइटी कैसी थी, महिलाओं की दशा कैसी थी, नगर कैसे थे, है ना, शिल्प कला वगैरह कुछ ठीक नहीं, ट्रेड वगैरह क्या होता था, है ना, क्या गुलाम
गुलामी थी कि नहीं थी, स्लेवरी थी कि नहीं, बंधुआ मजदूरी थी कि नहीं, जीवन का स्तर कैसा था, ये सब चीजें, इससे भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, ये लास्ट है। इसी के बाद में आपका खत्म हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री, है ना। ये देखिए, ये वही सब चीजें हैं कि क्या क्या था, कैसे ट्रेड वेड व्यापार कैसे करते थे, ओवरसी ट्रेड करते थे कि नहीं करते थे, है ना। तो ये था कंप्लीट सिलेबस आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सबसे पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं सोसाइटी इन अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में सामाजिक दशा। ठीक है बच्चों, यानी आज हम लोगों ने केवल ये देखा कि किससे किससे हमें पाला पड़ेगा, क्या क्या हम लोगों को इस कंप्लीट सिलेबस में पढ़ना है। बहुत डिटेल्ड सिलेबस है मेडिवल हिस्ट्री का, इसको मैं अभी क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। कल हम लोग फिर इसी के एक एक पॉइंट से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्या सिलेबस आपको समझ में आ गया? क्या आपको सिलेबस समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। एप्लीकेशन पर नया पोर्टल अभी बन जाएगा और ये आज की क्लास रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आप बाद में भी सिलेबस देख सकें, समझ सकें। ठीक है बच्चों, और नोट्स भी साथ में एप्लीकेशन पर ये हम लगा देंगे। क्लियर? अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट वगैरह किसी को पूछना हो। हाँ उदित, पूछिए। सर मेडिवल हिस्ट्री में जो अफगानी मुगल जो एम्पायर के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया या जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो तीर्थ स्थल थे उनको भी पहुंचाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबको तोड़ा था, सबको तोड़ा था। अब आप याद करिए कि नालंदा को जलाया था कि नहीं जलाया था, है ना। यस। हाँ। तो बौद्ध धर्म में मंदिर नहीं होते, बौद्ध धर्म में चैत्य होते हैं, मंदिरों की जगह पे चैत्य होते थे। तो ये बौद्ध मठों पर भी आक्रमण करते थे, उनको भी वैसे ही मारते थे। लेकिन क्योंकि जो पैसा होता था, बहुत सारा अपार पैसा मंदिरों में रखा जाता था, इस कारण इनका मेन फोकस होता था मंदिर, कि जहां जाएं पैसा भी पाए। तो जो जैन मंदिर होते हैं और बौद्ध मंदिर, जो बौद्ध चैत्य होते हैं, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, पैसा वैसा नहीं रखा रहता। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा फोकस उधर नहीं था। और इधर हिंदू मंदिर जो होते थे उसमें बहुत ज्यादा पैसा होता था, बहुत अपार संपत्ति भरी रहती थी, इसलिए इनका मेन टारगेट होता पैसा भी कमाओ, साथ ही मंदिर इसलिए तोड़ दो कि जो सैनिक इनके आते थे उनको ये बता करके लेके आते थे अपने साथ कि हम लोग इस्लाम की विजय के लिए आए हैं, इस्लाम की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी नाम पर इनको लड़ने के लिए लोग मिल जाते थे। तो इसलिए ये जो है मंदिरों को तोड़ते थे, ताकि उनको लगे भी कि भाई हाँ ये इस्लाम का काम कर रहे हैं। मेन उद्देश्य होता था पैसा, बाकी तो ये किसी को नहीं छोड़ते थे। रास्ता भी रास्ता जो मिलता था वही डिस्ट्रॉय करते थे, चलते थे। और कुछ किसी को पूछना है? हाँ उदित, पूछो। सर जैसे एंशियंट हिस्ट्री में कलिंग का युद्ध हुआ तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, वो शांति प्रिय शासक बना था। ऐसे मेडिवल हिस्ट्री में कोई ऐसा बड़ा युद्ध होने के बाद कोई शासक शांति प्रिय बना हो, उसका हृदय परिवर्तन हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ था? मरने के बाद, मर जाने के बाद, जब मर गया तो फिर वो
उसका हृदय परिवर्तन होगा, बाकी कोई ऐसा नहीं था, है ना। जिसने युद्ध किया हो और पहले युद्ध के बाद ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया हो और उसने कहा हो कि हम अब बौद्ध अपना लेंगे, है ना, ऐसा किसी ने नहीं किया। जिससे जितना बन पाया उसने उतना लड़। एंड सर जो हम्म। सर अकबर ने जैसे हमारे हिंदू शास्त्र को उसकी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए थे, और इसी तरह उसने कोई जैन फिलोसॉफी या बौद्ध फिलोसॉफी या अन्य कोई धर्म के ग्रंथ को अपने भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ किया था अकबर या किसी भी शासक ने? नहीं, बौद्ध बौद्ध ग्रंथों को, जैन ग्रंथों को उसने ऐसा कुछ नहीं ट्रांसलेट करवाया था, है ना। उसने मेनली जो जैसे कालिदास की कृतियां वगैरह थी उन पर ज्यादा उसने फोकस किया था। साहित्य प्रिय था ये, ठीक, ज्यादा रिलीजियस पर वो फोकस नहीं करता था, वो साहित्य पे ज्यादा फोकस करता था। जितने भी उसके दरबारी थे, देखो धार्मिक लोग, कल्चर पर उसने ज्यादा फोकस किया था अकबर ने, ठीक है। तो जो साहित्यिक ग्रंथ हुआ करते थे, जैसे जो संस्कृत वगैरह में थे, उनको इसने ट्रांसलेट करवाया था अकबर ने। संगीत वगैरह के जो चीजें थे उनको ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। नेहा, क्या आपको बात समझ में आई, सिलेबस? चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। जय हिंद, जय भारत। कल से शुरू करेंगे हम लोग। हाँ, उदित, पूछना है कुछ अभी आपको? यस सर। हम्म।